गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 पॉलीमर्स में हम जो पॉलीमर डिफरेंट टाइप के कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं उनको पढ़ चुके हैं और अभी आज जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों पार्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों पार्ट एक साथ कवर हो जाएं। तो अभी जो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले जो हेडिंग लिखा हुआ है दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। दोनों के नाम से तुम फेमिलियर हो क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हो, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ, रिकलेक्ट कर लेते हैं उन पॉइंट्स को। नॉन बायोडिग्रेडेबल एज द वर्ड मीनिंग इंडिकेट, नॉन मीन्स नोट, बायोडिग्रेडेबल विच आर नॉट डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो पॉलीमर्स नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं होते या एक बार अगर पॉलीमर बन गए, सिंथेसाइज हो गए, फिर उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। दैट इज़ द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल polythene, Teflon, Bakelite, only 3 examples I have written on the board because they are mostly used. But rest all the polymers जो हमने सिंथेसाइज किए थे, पूरे 2 दिन मिलके हमने पॉलीमर सिंथेसाइज किए, वो सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो उनमें से कोई भी एग्जाम्पल तुम लिखोगे दैट इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जो बोर्ड पर लिखा है वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। नॉट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्योंकि वही डिग्रेड करते हैं, जो भी नेचर में प्रेजेंट मैटर होता है उसको डिकम्पोज वही करते हैं। तो ये उनके बस की बात नहीं है, ये उनके बस में नहीं आते हैं पॉलीमर्स। They are so much strong chemicals with strong bonding that this bonding cannot be broken down by the action of microorganisms only. केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली आई वांट टू हाईलाइट द पॉलीथीन। पॉलीथीन के बारे में तुम लोग सुन रहे होगे, कई सालों से एक कैंपेन चलाया जा रहा है पॉलीथीन को रिमूव करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पॉलीथीन मार्केट में से पूरी तरह गायब हो जाती है, उसके बाद फिर से पॉलीथीन आ जाती है क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है स्पेशली कौन सी पॉलीथीन हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए? द सिंगल यूज़ पॉलीथीन। सिंगल यूज़ पॉलीथीन मीन्स जिसमें हम सब्जी डाल कर लाते हैं, ठीक है, जिसमें हम फ्रूट्स डाल के लाते हैं, या जिसमें कोई भी शॉपकीपर हमें कोई भी सामान डाल के देता है, तो दैट इज सिंगल यूज पॉलीथीन विच इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। दैट शुड नेवर बी यूज्ड। इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन यूज द पेपर बैग्स और वी कैन यूज द क्लॉथ बैग्स। ठीक है, तो अपने घरों के जो क्लॉथ बैग्स से, पेपर बैग्स से, वो इसलिए यूज़ करना स्टार्ट हुए हैं कि ये सिंगल यूज़ पॉलीथीन बंद हो सके, क्योंकि पॉलीथीन का जो मेजर यूज़ है उसको बंद नहीं किया जा सकता। इट इज़ यूटिलाइज्ड एट लार्ज स्केल। बट जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है वो हमारे अपने हाथ की बात है कि अगर हम घर से थैला लेकर चल रहे हैं सब्जी लाने के लिए, सामान लाने के लिए, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सिंगल यूज़ पॉलीथीन की। जो पैक्ड पॉलीथीन है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता बिकॉज पैकिंग का अभी कोई इतना ज़्यादा सॉलिड हमारे पास कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है कि जिसको यूटिलाइज किया जा सके। बट ये जो सिंगल यूज़ है कि हम घर में लाए, हमने फेंक दिया उसको, दैट इज़ नॉट टू बी यूज्ड। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। नाउ कम टू जो अपना मेन टॉपिक है और जिस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा लंबा जाना है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। और इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने जो भी एग्जाम्पल बुक में तुम्हारी दे रखी हैं वो सभी एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत बुक में स्ट्रक्चर डिफरेंट दिया हुआ है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ पे स्ट्रक्चर बुक में अलग दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें तुम्हें परेशान नहीं होना है वहाँ उस जगह। तो सिंगल यूज पॉलीथीन से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे। द फर्स्ट पॉइंट कम्स इन माइंड, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? वी आर यूजिंग सो मेनी पॉलीमर्स, then what is the use of making specially biodegradable polymers? क्योंकि ये स्पेशली सिंथेसाइज किए जाते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं। रीज़न क्या है कि जो अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, these polymers are alternative to these polymers, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते, तो जितने बन चुके हैं उनको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते नेचर से, लेकिन आगे नहीं बने तो उसके ऑल्टरनेटिव, उसके सब्स्टिट्यूट हमने निकाल लिए और उसके सब्स्टिट्यूट हमने ऐसे कंपाउंड्स को रखा है कि जो कंपाउंड इजीली डिग्रेड हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड से। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अपना, देखो आज फेमिलियर हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड। बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो तुम भी, और मैं भी अपनी क्लास में मतलब कम से कम एक बार तो नाम लैक्टिक एसिड का ही जाता है, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मिल्क के कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो लैक्टिक एसिड आज मिलने के लिए आ ही गया है बोर्ड पे। देखो ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, CH3 CH COOH, मतलब कि एक तरह से
प्रोपेनोइक एसिड, बट द सेकेंड कार्बन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड और इसके जैसे काफ़ी सारे एसिड्स की एक फैमिली है, और भी आएंगे आगे, इधर भी आएंगे, PHBV में भी आएंगे ये दोनों एसिड, इनकी एक फैमिली है। और ये फैमिली किसकी फैमिली है कि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जनरली इट इज प्रेजेंट एट नंबर 2 कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर प्रेजेंट होता है, जिस पर भी प्रेजेंट होगा, बट हाइड्रोक्सी ग्रुप विल श्योरली बी प्रेजेंट। तो यही लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है कि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि COOH तो अपनी काउंटिंग में आ जाएगा, OH काउंटिंग में नहीं आएगा, तो OH को अलग से मेंशन करना पड़ता है। सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, द कॉमन नेम इज लैक्टिक एसिड, इसी का कॉमन नेम लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड की रिएक्शन कैसे होगी और इससे PLA कैसे बनेगा? PLA मीन्स पॉलीलैक्टिक एसिड, क्योंकि हम जो भी कंपाउंड ले रहे हैं पॉलीमर बनाने के लिए, उससे पहले पोली लगा के जा रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ईथीन से पहले पोली लगाया, पॉलीथीन। ठीक है, इसी तरह से हमने एक कंपाउंड बनाया था कल नहीं बल्कि परसों बनाया था, पेन, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल, और कल भी एक कंपाउंड बनाया था हमने विनाइल क्लोराइड का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमने और कुछ नहीं किया, इनमें से पॉली लगा दिया, तो यहाँ भी पॉली लगाया, पॉलीलैक्टिक एसिड, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और इसको हमने कन्वर्ट किया है इसके पॉलीमर में। अब पॉलीमर में कन्वर्ट करने के लिए कल तुमने हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शन भी देखी थी और COOH ग्रुप की रिएक्शन भी देखी थी। एक बार मैं वापस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ वही केमिकल रिएक्शन जहाँ पर OH आया हुआ है अपने कंपाउंड में, दूसरे लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल का COOH उससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और हाइड्रोजन गया यहाँ से, ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है, अब इस साइड में आओ, COOH जिस तरफ होगा, दूसरे लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल का OH उसी तरफ आएगा, और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने से जो C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O तो अपने लैक्टिक एसिड का आएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे कंपाउंड का है। दूसरे कंपाउंड का मतलब जिसका हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूटिलाइज किया है। एंड अल्टीमेटली इफ वी प्लेस होल N आफ्टर दिस इज नोन एज द पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, अब मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्लियर करना है, इसलिए मैंने एक तरफ OH लगाया हुआ है, दूसरी तरफ COOH लगाया हुआ है। CH3 मेन चेन में होते हुए भी उसको मैंने नीचे दे दिया है, क्योंकि उसका अपने इस रिएक्शन में पॉलीमराइजेशन में कोई रोल नहीं है, इन दोनों का रोल है, इसलिए इन दोनों को हमें लीनियर ले लेना है, क्योंकि पॉलीमर पहले लीनियर बनता है, अगर ब्रांचिंग होगी तो बाद में ब्रांचिंग होगी, और इसमें तो कोई ब्रांचिंग होती नहीं, वो ब्रांच पॉलीमर्स दूसरे पॉलीमर्स। ठीक है, उसके बाद आओगे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। देखो इससे भी एक सिंपल एसिड, ये भी हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कोइंसिडेंटली एक आध पॉलीमर को छोड़कर बाकी जो पॉलीमर्स हैं वो हाइड्रोक्सी एसिड्स के ही बनाए जाते हैं। तो ये भी हाइड्रोक्सी एसिड ही है, एंड द नेम इज ग्लाइकोलिक एसिड, एंड दिस इज फर्स्ट हाइड्रोक्सी एसिड, फर्स्ट हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन पर OH ग्रुप भी लगा हुआ है और उसी कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है, दोनों ग्रुप उसी पर लगे हुए हैं। सो आफ्टर द पॉलीमराइजेशन इट चेंजेस इनटू पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जो हमने इसको नाम दिया ग्लाइकोनिक एसिड भी होता है, बट दिस इज नॉट ग्लाइकोनिक एसिड। ग्लाइकोनिक एसिड अपना बनता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनके ऑक्सीडेशन से, वो हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्लाइकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, बट दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड, या L लगाना। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हमारे पास बन गया, कैसे बना? देखो OH में से हाइड्रोजन जाएगा और COOH में से OH जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का मैंने यहाँ पे O लगाया हुआ है। ठीक है, अगर अपने केवल एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर यहाँ O नहीं है, ये मैंने दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़कर तब स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ है, तो दिस में भी रिटन इट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, अपने एक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा रखेंगे। सो दिस इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बेटा पॉलीकैप्रोलैक्टोन, ये लैक्टम नहीं है, बस ये डिफरेंस है यहाँ पर। एक हम पढ़ चुके हैं कैप्रोलैक्टम, जिससे हमने नायलॉन 6 बनाया था, कल बनाया था नायलॉन 6, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में देखो, वही टोटल 6 नंबर कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर कार्बन आइटम पूरे। 6 नंबर कार्बन आइटम में यहाँ पर NH लगा हुआ था, कल यहाँ पर NH लगा हुआ था जो हमने कैप्रोलैक्टम का
NH को रिप्लेस करके यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया, इसलिए हमने नाम में यहाँ क्या दे दिया, ओन। ओन हम बोलते हैं कीटोन, इट इज द नेम ऑफ कीटोन। कैप्रोलैक्टोन नाम इसका दिया, जो अपनी मोनोमर यूनिट। और PCl मीन्स पॉली कैप्रोलैक्टोन, पॉली वर्ड उससे पहले लगा देंगे। अब कहाँ से ब्रेक डाउन होगा, जैसे कल ब्रेक डाउन हुआ था उसी तरह ब्रेक डाउन होगा। ये यहाँ से अपना C डबल बॉन्ड O, ये अपना C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 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 और फिर O, क्योंकि 6 नंबर कार्बन एटम रखना है, 6 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना। 1 2 3 4 5 एंड 6 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना नंबर कार्बन का। इट इज 6 कार्बन कंपाउंड एंड NH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द कीटोनिक ग्रुप, बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो ये अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा पॉलीकैप्रोलैक्टोन एंड इट इज ऑल्सो अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट PHBV। PHBV का फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखा हुआ है PHBV, और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जिसको एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोला जाता है। व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PHBV? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सबसे ज़्यादा यूजफुल पॉलीमर अपना PHBV, ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको याद तो तुम्हें सबको करना, बाकी सब सिंपल है, इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि इसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हें याद रखने। इसी में हमने 2 कंपाउंड लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 कंपाउंड लिए हैं, बाकी सब में एक ही चल रहा था अभी तक, मोनोमर एक चल रहा है। जो भी तुमने मोनोमर लिया उसके बाद पॉलीमर लगाते चले जाओ, बस चेन को तोड़ना तुम्हें आना चाहिए कि कहाँ पर चेन टूटने वाली है। अब यहाँ देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, एक तो हमारे पास 4 कार्बन का एसिड, नंबर ऑफ कार्बन याद रखना, एक 4 कार्बन का एसिड और एक हमारे पास 5 कार्बन का एसिड। नंबर ऑफ कार्बन याद होने चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 4 कार्बन का एसिड और अपना 5 कार्बन का एसिड। देखो कहाँ तुम्हें COOH लगाना है, कहाँ तुम्हें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। COOH शुड बी एट नंबर 1, दोनों साइड से COOH शुड बी एट नंबर 1। लिखेंगे कैसे COOH को? अगर इसका COOH तुमने इस साइड में लिखा हुआ है तो दूसरे मॉलिक्यूल का COOH दूसरी साइड में लिखो, क्योंकि COOH कभी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी, OH की और COOH की होगी। तो लिखते टाइम ही हमें ध्यान रखना है कि हमारी रिएक्शन अगली क्या रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर OH CH3 के जस्ट बाजू वाले कार्बन को लगाना है। मैं नंबरिंग में इधर से नंबरिंग नहीं बता रही, क्योंकि हाइड्रोक्सिस का नेम लिखा है इसी के अकॉर्डिंग, बट तुम्हें याद रखने के लिए बता रही हूँ कि दूसरी साइड से चलो, एक तरफ तुमने COOH लगा दिया, दूसरी तरफ से सेकंड नंबर कार्बन पर तुम्हें हाइड्रोक्सिल प्लेस करना है। यहाँ भी वही करना है, दूसरी तरफ से सेकंड नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेस करना है। वैसे नंबरिंग में यहाँ पे आएगा 4 नंबर पे, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5 कार्बन का हमने एसिड लिया तो 5 पे आएगा। बट याद क्या रखना है हमें स्पेसिफिकली कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ब्यूटेनोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने इधर रखा, ब्यूटेनोइक एसिड में सेकंड इधर से सेकंड नंबर कार्बन पे हम OH लगाएंगे। पेंटेनोइक एसिड का हमने जो COOH था वो अपोजिट साइड में रखा, ठीक है, उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उस तरफ पहुंचा दिया उसे, और इधर से सेकंड नंबर कार्बन पे हमने OH लगा दिया। अब इसी को हमें जोड़ना है, ये OH और ये, इसी से वाटर निकालना है। और वाटर निकलने के बाद क्या होगा, देखो ये यहाँ पर OCH मैंने कहाँ से लिया, ये OH भी एक एसिड से रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल से एसिड के, तो मैंने O को ले लिया, OCH और इसके नीचे CH3, क्योंकि इसी कार्बन से O लगा हुआ है, इसी कार्बन से CH3 लगा हुआ है। देन कम टू CH2, देन C डबल बॉन्ड O इसका आया। अब ये O कहाँ से आया, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हुआ है, और इसी कार्बन से लगा हुआ CH कार्बन, फिर CH3 आया, फिर CH2 आया, CH2 आया, C डबल बॉन्ड O आया और ये O आया। तो ये इस मॉलिक्यूल का O नहीं है, ये दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O है, तो इसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि एस्टर ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने एस्टर को लगाने के लिए इसको बना दिया था, इट इज ऑल्सो द एस्टर, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है, एस्टर बन रहा है। जैसे कल टेरिलीन बना था, पॉलीएस्टर बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है टेरिलीन का, पॉलीएस्टर, वो भी इसी तरह बना था। उसमें हमने क्या लिया था, ग्लाइकोल लिया था, एक अल्कोहल लिया था, और ग्लाइकोल के साथ साथ हमने एक एसिड मॉलिक्यूल लिया था, तो उससे अपना पॉलीएस्टर बना था। तो यहाँ भी ये पॉलीएस्टर ये बना है, पूरा नाम क्या है इसका, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट
पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, बीटा मैंने क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन, देखो ये सेकंड नंबर कार्बन, इसलिए बीटा लगाया हुआ है। हाइड्रोक्सी और वैलेरेट, वैलेरेट मैंने पूरा नाम लिख दिया, वैलेरिक एसिड या वैलेरेट जो नाम लिखा जाता है फॉर द 5 कार्बन एटम, ये 5 कार्बन एटम के लिए लिखा जाता है क्योंकि 5 कार्बन एटम का हमारा जुड़ा है इसमें मॉलिक्यूल, तो इसलिए हमने 5 कार्बन एटम के लिए वैलेरेट लगा दिया। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्योंकि 4 कार्बन में जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइरेट वैलेरेट। वैलेरेट, ठीक है, जो ब्यूटाइरिक एसिड है, अब ब्यूटाइरेट वैलेरेट दोनों ही एस्टर क्यों लिखे कि जो ब्यूटाइरिक एसिड है वो भी बनाएगा एस्टर और ये भी बनाएगा एस्टर, जिसका हाइड्रोक्सिल यूज होगा दूसरे का कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, इसका हाइड्रोक्सिल यूज होगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, इसलिए दोनों के ही एस्टर लिखने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे दोनों के। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा, ये अपने कंप्लीट हो गए हैं और मैं क्वेश्चन से एक बार बुक में चेक कर लूँगी कि अगर और कोई पार्ट इसका बचा होगा तो वो हम जो अपनी लास्ट वीडियो होगी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मुझे चलना है जो अपना एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला पार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तीसरा दिन चल रहा है तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसके स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुके होंगे। तो अब अपन मैकेनिज्म वाले पार्ट की तरफ चलेंगे और वो मैकेनिज्म ईजी मैकेनिज्म है, बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कॉन्सेप्ट तुमने माइंड में बिठा के रखा तो लास्ट तक उसी के अकॉर्डिंग जाना है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। देखो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में, तुम ये समझ सकते हो कि ये हम तीसरी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हाउ द थर्ड कैटेगरी, क्योंकि पहली कैटेगरी का क्लासिफिकेशन था नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। दूसरी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन था जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, दैट वाज द होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, होमोपॉलीमराइजेशन कोपॉलीमराइजेशन, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन, तीसरी मतलब 2 कैटेगरी हम क्लासिफिकेशन की भी पढ़ चुके हैं, ये तीसरी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है। इसमें मैंने कंडेंसेशन ऊपर लिखा है, बुक में एडिशन ऊपर लिखा है। मैंने कंडेंसेशन इसलिए ऊपर लिखा कि कंडेंसेशन का मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि कंडेंसेशन में कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, बस वही हमारी मैकेनिज्म की रिएक्शन होती है और वही हमारी ओरिजिनल रिएक्शन होती है। तो जो ओरिजिनल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँगी उसका, ऑलरेडी वो एग्जाम्पल मैं लिख चुकी हूँ बोर्ड के ऊपर, वीडियो में भी आ चुका है, तुम लोग भी लिख चुके हो एग्जाम्पल्स को। तो अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूछा जाता है, बाई चांस नाम से पूछ ले, तो तुम्हें उन्हीं के एग्जाम्पल देने और वही रिएक्शन लिखनी है उसमें, और कुछ भी चेंज नहीं करना। हाँ, इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन तुम्हें बता देती हूँ एक सेंटेंस में, द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर यूनिट्स unite together to form to release small molecules like H2O, NH3, CO2, etc. ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ हिंदी में डेफिनेशन को पूरी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन है जिसमें मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ती हैं और जुड़ने के टाइम कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वो छोटा मॉलिक्यूल H2O हो सकता है, वो छोटा मॉलिक्यूल NH3 हो सकता है, वो छोटा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर, कि हम कौन सा पॉलीमर बना रहे हैं, क्या क्या मोनोमर यूनिट ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हुए इन छोटे मॉलिक्यूल्स में से कोई भी अगर निकलता है तो दैट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड द टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, जैसे पॉलीएस्टर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किए थे, H2O मॉलिक्यूल निकला था उसमें। ठीक है, नाइलॉन 66 में हमने हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, एक अमीन ली थी, वहां पर भी H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, रिमूव हुआ था। 2 यूनिट के जुड़ने में एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था। तो ये भी एग्जाम्पल अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ही आएगा। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तुम्हें कुछ नहीं करना है, नाइलॉन 66 की रिएक्शन लिख सकते हो या पॉलीएस्टर की रिएक्शन लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एंड पॉलीएस्टर इज नथिंग बट द टेरिलीन, मैंने कल भी ब्रैकेट में लिखा था उसको, उसी को पॉलीएस्टर बोलते हैं। पॉलीएस्टर और टेरिलीन दोनों क्लोथ के नाम है। जो टेरिलीन है, टेरिलीन इज द कमर्शियल नेम एंड पॉलीएस्टर इज द केमिकल नेम फॉर द सिंगल कंपाउंड।
अच्छा, अब आते हैं अपने मेन पर्पज की तरफ जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल, बाकी के जितने एग्जाम्पल बचे, देखो जिनमें H2O नहीं निकला, उसके अलावा जो एग्जाम्पल हमारे पास बचे, जैसे आज भी बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उनमें से केवल एक एग्जाम्पल है जिसमें H2O निकला है, बाकी किसी एग्जाम्पल में H2O नहीं निकला। तो इट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन व्हेन polymer units unite together, maybe a single unit, maybe more than one unit, when unite together to form only polymer with the help of addition reaction, and no small byproduct is formed. अगर कोई छोटा बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, केवल हमारे रिएक्शन में पॉलीमर बन के रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब एडिशन पॉलीमराइजेशन का मुझे तुम्हें मैकेनिज्म बताना है। इस मैकेनिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसको बताने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इरेज करना पड़ेगा। देखो, सिंपल एडिशन, अगर हमसे मैकेनिज्म पूछा जाए तो इथीन का मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म को 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑफ 2 कैटेगरी क्लासिफिकेशन। किसका? एडिशन पॉलीमराइजेशन। द फर्स्ट कैटेगरी इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Second category, ionic mechanism। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। आयोनिक मैकेनिज्म को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटायोनिक, क्योंकि आयन 2 तरह के हो सकते हैं, एंड एनायन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे तुम्हें सिर्फ समझाना है, बाकी बुक में दिया हुआ है पूरा, तो बुक से देख के तुम नोट कर सकते हो, या मैं तुम्हें पेपर में प्रोवाइड कर दूँगी। इसको सिर्फ समझना है यहाँ फ्री रेडिकल, कैटायनिक एंड एनायनिक। सबसे पहले इनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। फ्री रेडिकल, अगर कोई एटम है और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये मैंने X लिखा और X के ऊपर एक डॉट लगाया इलेक्ट्रॉन के लिए। कैटायनिक Y+, एनायनिक Z-। ठीक है, XYZ हमने सिंपल समझने के लिए ले लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैटायन। और अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सबसे पहले मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बता रही हूँ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप आता है दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहला स्टेप आता है चेन इनिशिएशन। और ये मैंने 11th में भी बताया था, अगर कुछ बच्चों को याद हो तो 11th में भी बताया था। चेन इनिशिएशन अपना पहला स्टेप है। चेन कैसे शुरू होगी, स्टार्ट कैसे होनी चाहिए? स्टार्ट होने के लिए अपने पास बेंजोइल पेरोक्साइड, जो फिर फ्री रेडिकल में हम यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर में यहाँ लिख रहे हैं बोर्ड पे, C6H5 C डबल बॉन्ड O O। पेरोक्साइड का मतलब ये पेरोक्साइड लिंकेज होनी जरूरी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। दिस विल इनिशिएट द चेन। देखो, इथीन मॉलिक्यूल है अपने पास, हमने अभी तक रिएक्शन में क्या लिखा था कि इथीन पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीथीन, स्टार्ट वहां से हो रहा है, मतलब जो स्टार्ट करने वाला है उसका नाम ही नहीं आ रहा वहां। तो दिस पेरोक्साइड विल स्टार्ट द रिएक्शन। एंड हाउ विल स्टार्ट द रिएक्शन? जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो C6H5 2 है, मैंने 2 लिखे यहाँ पर, कार्बन का नंबर 2 है, मैंने 2 लिखे। कार्बन के साथ ये
ऑक्सीजन 2, ये मैंने 2 लिख दी, ठीक है, और यहाँ 2 लगा दिया तो ये पूरा का पूरा डबल हो चुका है, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई अपनी। जैसे ही हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड किया, सबसे पहले ये रिएक्शन होगी। देखो हाई टेम्परेचर अभी भी मेंटेन चल रहा है और ये अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती अनटिल एंड अनलेस द चार्ज इज यूटिलाइज्ड और इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज्ड। जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो जाते, जब तक कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये अब कन्वर्ट होगा, पहले इसी का देख लेते हैं क्या होने वाला है। फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी रिलीज्ड आउट। देखो अभी डेफिनेशन में हमने क्या दिया था कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये डेफिनेशन दी थी, जबकि सबसे पहले स्टेप में से CO2 निकल गया, ठीक है। लेकिन वो हमने क्यों डेफिनेशन दी? क्योंकि ये हमारे रिएक्टेंट का पार्ट नहीं है, ये हमारे मोनोमर का पार्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड निकली जरूर है, लेकिन अपने मोनोमर से नहीं निकली, ठीक है। सो अब इस चेन इनिशिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल बेंजोइल पेरोक्साइड ही अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है। इसका नाम है फिनाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फिनाइल फ्री रेडिकल को मैं स्टार्ट करूंगी अपनी चेन को CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि मेरे पास तो इथीन ही है, ठीक है। इथीन और रिएक्ट किसके साथ करेंगे? C6H5 फ्री रेडिकल, H5 फ्री रेडिकल। अब क्या होगा देखो, C6H5 एक किनारे पर जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड हटके यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, हमेशा याद रखना कि जिस भी कार्बन से अगर डबल बॉन्ड में कोई एडिशन तुम कर रहे हो, तो जिस कार्बन से तुम मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हो, भले ही उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी हमें पढ़नी है, भले ही कुछ भी है उसके ऊपर, वो जो चार्ज है वो या फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड 3, ठीक है। अभी हमारी चेन स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन इनिशिएशन, ठीक है। जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप आएगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। बस ये आज ये बताऊंगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन, देखो थोड़ा ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा। अब इसमें ये जो CH2 हमने ऐड किया था, क्या करेंगे, दूसरी CH2 की यूनिट ऐड ऑन होती चली जाएगी, अपनी चेन बनती चली जाएगी। हमने वापस लिया इसके साथ, लेकिन इस बार इसके साथ नहीं लेना, इस बार इसके साथ C6H5 CH2 फ्री रेडिकल हमारे पास पहले से था, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर ये यूनिट ऐड होगी इसके साथ, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल एंड मेनी मोर इथीन यूनिट्स विल यूनाइट इन अ सिंगल चेन। बहुत सारी इथीन यूनिट ऐसे ही यूनाइट होती चली जाएंगी। चेन प्रोपेगेशन मीन्स अब हमारी जो चेन है वो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप में आ जाऊँगा, क्योंकि चेन को कितनी भी लंबी कर सकते हैं, कितनी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ होल N मॉलिक्यूल, ये मैंने लगा दिया होल N, और इसी तरह अपनी चेन आगे बढ़ती जा रही है। अब खत्म कर लेते हैं चेन टर्मिनेशन। देखो टर्मिनेशन का मतलब है कि अब खत्म करना है, उसके बाद रिएक्शन नहीं चाहिए हमें। अब बस हम निकालना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को बाहर निकालना। क्या करेंगे उसके हमारे पास 2-3 तरीके हैं। देखो उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, कौन कौन से तरीके। एक तरीका तो ये है कि जो अपने ये वाला रेडिकल है जिसमें फिनाइल लगा हुआ है, इसी तरह के दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्शन हो जाए, जिसमें CH2 के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बना के अपना पर्पज सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा
दूसरा तरीका क्या है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो मैं तुम्हें एक लाइन में डेफिनेशन लिखवाऊंगी भी अगले वीडियो में, क्योंकि एक और वीडियो भी बनानी पड़ेगी। तो जो कुछ सब्सटेंसेज हैं जिनको इनहिबिटर्स बोलते हैं, उनका रोल क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है उसको एब्जॉर्ब कर लें। उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसको एब्जॉर्ब करते ही अपनी चेन अगर ये लंबी भी चल रही है तो भी वही चेन अपनी खत्म हो जाएगी, उनके आते ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हमें नेचुरल तरीके से चेन को खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे चेन को? C6H5CH2 CH2 इससे ले लेंगे होल N CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल CH2 होल N C6H5। ठीक है, अभी हमारी जुड़ जाएगी चेन। ये तो सही है कि इसके पास भी एक वैलेंस है, इसके पास भी है, यहाँ से चेंज हो जाएगी। लेकिन C6H5 का क्या है, क्योंकि वो तो पॉलीथीन में कहीं नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये C6H5 क्या करेगा, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है लास्ट में उस कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेगा और एक हाइड्रोजन लेने के बाद बेंजीन की फॉर्म में बांट देगा। C6H6 बना, C6H6 बना। अब देखो C6H6 बन गया तो यहाँ पे अपने लास्ट होके क्या आ जाएगा, लास्ट में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों साइड में लास्ट में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर में यहाँ लिख लेंगे। अपना क्या स्ट्रक्चर आने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 होल N इक्वल और CH डबल बॉन्ड CH। ये अपना लास्ट स्ट्रक्चर आने वाला है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है जब इससे पहले वाली क्लास में पढ़ते हैं, जब तक 12 में पूरा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, ये कंफ्यूजन होता है कि पोलिंग के बाद इथीन क्यों लगाते हैं जबकि डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है लास्ट वाले कार्बन जहाँ से ये बेंजीन मॉलिक्यूल निकला, क्योंकि एक हाइड्रोजन लेके निकला है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ में 2 molecules of C6H6। दिस इज कंप्लीट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, बोर्ड से अगर देख के लिखने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखने में आए तो मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करूँगी, तो नोट्स में से देख के तुम लोग लिख सकते हैं। अब बाकी के जो 2 पार्ट बचे हुए हैं कैटायनिक एनायनिक, ठीक है, वो कल वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बट कल कंफर्म ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।